अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर तारिक। आज का मौजू बड़ा ही दिलचस्प है और बहुत आम है और बहुत कॉमन है और इस पर बहुत ज़्यादा व्लॉग आए, बड़े इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स रहे हैं, मैंने देखे भी हैं कुछ। लिहाजा मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा। मैं बीइंग एज अ क्लिनिशियन बात करूँगा कि ये ब्लड प्रेशर जो है वो क्या कन्फ्यूजन्स हैं जो पेशेंट्स के अंदर है वो ज़रा क्लियर हो जाए, क्योंकि वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और मेडिसिन का रोल क्या है और क्यों ज़रूरी है इसका कंट्रोल करना। तो ब्लड प्रेशर दरअसल दो वजह से होता है। ये प्रेशर है क्या, पहले तो यही समझ लेना। ये वो प्रेशर होता है जो मेजर कर रहे होते हैं अपनी आर्टरीज के अंदर, और उसका नाम हमारा सिलेक्शन आर्म या रेस्ट होता है। ये प्रेशर जो है ये डेवलप होता है दो वजह से। एक तो कार्डियक आउटपुट है, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कह लें। हार्ट ने पंप किया तो उसने कितना वॉल्यूम भेजा आर्टरी के अंदर, और दूसरा उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस है कि जब एक चीज़ एक पाइपलाइन के अंदर पंप की जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस तो होगा। इन दोनों की कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन का नाम ब्लड प्रेशर है। यानी दूसरे लफ्जों में आसानी से यूँ समझ लें कि ब्लड प्रेशर में या तो स्ट्रोक वॉल्यूम में गड़बड़ होगी या फिर आर्टरी के रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर जाएगा। ये तो एक सिंप्लीफाइड तरीका है कि प्रेशर के को देखने का। लेकिन ब्लड प्रेशर जो है वो तो और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो रहा होता है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो फिजियोलॉजिकल ले लेते हैं। पहले नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं लाइफ के अंदर, कोई वाक़या हो गया, कोई हादसा हो गया, एक नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर ऊपर आ गया, ठीक, या उसको कोई खौफ आया तो आ गया। मेरे यहाँ पे यही दो चीज़ें हिली हैं तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ा। या खौफ में आके वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ, यानी वेसल्स जो थी वो बिज गई, हार्मोन्स ऐसे निकले जिसने ये तमाम और एड्रेनलिन है और दूसरे हैं एड्रीन, तो वेसो कंस्ट्रिक्शन हुई और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ये तो एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जो बेशुमार लोगों को होता रहता है दिन, क्योंकि हम जिस स्ट्रेस लाइफ से गुजर रहे हैं, मेंटली वर्क ज़्यादा है, फिजिकल वर्क तो हमारे रहे नहीं है। एक पैथोलॉजिकल है, और पैथोलॉजिकल की तो बहुत सारी डिजीज़ हैं, इलनेसेस हैं कि जो कि ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट करती हैं। जिसमें सबसे टॉप पे स्मोकिंग है, हाई कोलेस्ट्रॉल, फिर वही कोलेस्ट्रॉल का लेवल, हाई लाइपोप्रोटीन्स है, ठीक, और किडनीज के मुख्तलिफ बीमारियां हैं। ये तमाम जो है ये, और इसके साथ बहुत सारे, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है ना तो हम उसी को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे। अब ब्लड प्रेशर जो है वो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में तो नॉर्मली किसी का भी बढ़ सकता है। एक नॉर्मल आदमी का बैठे बिठाए बढ़ सकता है किसी भी वजह से, और जो डिजीज और इलनेसेस हैं वो कर रही हैं ये चीज़, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें वो है कि जो उनको कंट्रोल करना है। तो इस कहानी को मुख्तसर करने के लिए जो आम तौर से कन्फ्यूजन्स है ना पेशेंट्स के जहन, वो से क्लियर कर देता हूँ। वो ये है कि आप देखें बड़ी फिक्स वैल्यूज लिखी हुई होती है चार्ट पे, किसी चार्ट को उठा के देख लेंगे 120/80 नॉर्मल है,
इससे अगर 128 हो गया तो आपको ब्लड प्रेशर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सांस लेने में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 के फिगर से ऊपर नीचे हो जाता है। यानी आपने एक ब्लड प्रेशर लिया जिसके अंदर आपने लंबा सांस लेके ब्लड प्रेशर लिया, सांस छोड़ के ब्लड प्रेशर लिया और आगे। तो ये इस तरह से फिक्स करना वैल्यूज़ को समझ से बाहर है, क्योंकि ये फिक्स तो वैसे भी एज के रिलेटेड मैटर्स के अंदर भी नहीं होती है। और एज के अंदर भी यही है कि जैसे जैसे छोटा बच्चा होता है उसका ब्लड प्रेशर कम होता है, यंग आदमी होता है उसका ब्लड प्रेशर कुछ और होता है। एक जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसका ब्लड प्रेशर उसी तरह से वो भी रेज होता है, और रेज होना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूँ थोड़ा बहुत। और उसकी वैल्यूज जो है अकॉर्डिंग्स टू द डिमांड ऑफ द बॉडी की खुद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है आपका। कुदरत को आप मामूली या गैर मामूली ना समझें, ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है बॉडी। हर चीज़ जो है वो हम रेगुलेट नहीं कर सकते मेडिसिन से, और हमें चाहिए ये कि हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से पहले अपने आप से सवाल कर लें कि ये कंट्रोल वाला है या नहीं है दवाओं के साथ, या ये कि इसके अंदर कोई साइकोलॉजी इन्वॉल्व हुई भी है तो उसको देख लें। ना कि ये कि पहली रीडिंग के अंदर ही एक डॉक्टर जो है वो उठ के कह दे आपको तो ब्लड प्रेशर है। गलत है, पहली रीडिंग वैसे भी नहीं माननी चाहिए। ये नहीं कह रहा मैं आप दूसरे दिन दोबारा बुलाएं पेशेंट को, आप उसको आराम करने का कहते हैं अपने क्लिनिक के अंदर। मैं आपको एक आधे घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद देखूंगा, आप आराम कीजिए, लेट जाइए और फिर आप ब्लड प्रेशर लें। फिर ये कि ब्लड प्रेशर एक डॉक्टर ले ले और उसके अंदर उसका बढ़ावा आए तो हरगिज़ एक ख़ास पोस्चर में लेने से उसको बढ़ावा या कम ना करे। उसको बिठा कर भी ब्लड प्रेशर चेक करे, उसको बिठा कर भी ब्लड प्रेशर चेक करे, उसको खड़ा करके भी ब्लड प्रेशर चेक करे, और कभी कभी एक की जगह दूसरा आर्म भी यूज़ कर ले, क्योंकि अक्सर कुछ वेसल्स एनामलीज होती है कि इस वेसल्स के अंदर और इस वेसल्स के अंदर जो है वो सर्कुलेशन कंस्ट्रिक्शन की वजह से या और दूसरी वजूहत की वजह से फ़र्क पड़ जाता है। तो दोनों हाथ का ब्लड प्रेशर लेना भी चाहिए। और एक डॉक्टर का काम जो है वो पहले उस ब्लड प्रेशर को समझना चाहिए कि आया ब्लड प्रेशर जो है वो साइकोलॉजिकल वजह से हो रहा है या ऑर्गेनिक वजह से हो रहा है, यानी मतलब कहीं उसकी किडनीज इन्वॉल्व तो नहीं है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी डिजीजेस, डायबिटिक किडनी डिजीजेस, तो ये लाइपोप्रोटीन्स जैसे मैंने जिक्र किया, इंक्रीज लाइपोप्रोटीन्स, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नोटिफाई होनी चाहिए। स्मोकिंग देखना है, देखिए वेसल्स की हार्डनिंग जो है ना वो एक डॉक्टर बड़े आराम से उसके हथेली पर अपनी उंगलियां रखकर कई मालूमात ले सकता है ब्लड प्रेशर की, या कम से कम उसकी वेसल्स की कंडीशंस, वॉल्यूम कितना है ये पता चल जाएगा, ज़्यादा है कम है। हार्ट रेट से ये पता चल जाएगा, पल्स रेट से कि हार्ट रेट क्या है। पल्स को प्रेशर से दबा के उसमें उसका प्रेशर जो है वो फिंगर्स पे लिया जा सकता है कि कितना दबा कर प्रेशर आ रहे हैं उसके, ठीक। रिदम्स चेक हो सकती है, ठीक। और खुद वेसल्स की जो वॉल है वो आप अपने फिंगर से चेक कर सकते हैं। तो ये छोड़ दिया डॉक्टरों ने, कभी वो हाथ नफ्स पे हाथ रख के ये 5 मालूमात ले सकते हैं बड़े आराम से। शौक पैदा हो गया कि बस फौरन किसी टेस्ट में डालो उसको और टेस्ट से पता लगाओ। अरे बाबा यहाँ पे पता चल जाता है
मुझे याद पड़ता है, ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ मेरे साथ। मैं हैमरस्मिथ हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग में था। तो हेरेडी स्मिथ हमारी एक प्रोफेसर थी, लेडी कार्डियोलॉजिस्ट। वो राउंड पे उन्होंने देखा कि उनके साथ कई प्रोफेसर्स थे कार्डियोलॉजी में, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ फील्ड्स होती है कार्डियोलॉजी की। ऐसा नहीं होता कि एक डॉक्टर सब कुछ जानता है हार्ट के बारे में और माहिर है। वेल्व का अलग डॉक्टर है, ईसीजी का अलग डॉक्टर है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का अलग डॉक्टर है, दूसरी और जो चीज़ें हैं उसका अलग अलग डॉक्टर्स हैं। उन्होंने ये सब स्पेशलिटीज़ है वहाँ पे ऐसा हिसाब किताब नहीं है कि आपको जो पढ़ाने वाला है वो हार्ट के वेल्व डिजीज़ भी पढ़ा रहा है और आपको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ भी पढ़ा रहा है और आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है वहाँ पे। और तालीम का एक मेयार इसी तरह से डेवलप हुआ है। तो हम लोग क्योंकि नए नए राउंड पे उनके साथ थे, तो हम 11 कंट्रीज़ में से 11 डॉक्टर्स मुंतखब हुए थे। तो हर एक ने बड़ा अच्छा सा वाइट गाउन पहना हुआ था, बढ़िया सा स्टेथोस्कोप लगाया हुआ था। स्टेथोस्कोप यानी ये काम का आला। तो मैंने भी लिटमैन का जो बेस्ट कार्डिक स्टेथोस्कोप था वो लंदन में ही ख़रीदा था जाके, वो मैंने भी अपने कंधे पे डाल रखा था। तो उन्होंने बहुत जायज़ा लिया हम सब का और हमसे एक सवाल किया, और वो सवाल बड़ा दिलचस्प था कि हु इज़ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड। ये उनका पहला क्वेश्चन था राउंड के अंदर। तो हम में से जब पूछा गया जाहिर है तो हर एक ने कोई ना कोई नाम लिया और बताया जी फलां है। मैंने भी एक नाम लिया, लेकिन दरअसल उन्होंने कहा कि ये सब अलग है। तो हम बड़े परेशान हुए कि शायद ये कोई नाम ऐसा बताएंगे कि जो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, जो उनको नहीं मालूम होगा। तो उन्होंने हमसे कहा कि द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड इज अ डेफ। अब डेफ सुन के तो हम सब परेशान हो गए, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये डेफ के माने तो होते हैं बहरे को कहते हैं ना हम लोग, जो सुन नहीं सकता, ठीक है। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट सबसे बेस्ट जो है दुनिया में वो है जो डेफ है। तो हमने जाहिर क्यूरी की कि भाई हाउ कम ऑन अर्थ एंड हु इज दैट। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया, देखो तुम में और एक फिजिशियन में एक फ़र्क आना चाहिए। एक फिजिशियन जो है वो जब तक कान का आला दिल पे रखेगा नहीं ना, वो नहीं बता सकता कि इसके वेल्व में क्या खराबी है हार्ट में। लेकिन एक जेन्युइन कार्डियोलॉजिस्ट जो होगा ना, वो ये कान का आला जरूर लगाएगा, इसलिए नहीं कि वो क्या जानने जा रहा है, इसलिए कि उसने सिर्फ ग्रेड करना है कि कितनी सीवियरिटी है। अगर हार्ट वेल्व लीक है या स्टेनोटिक है तो वो सिर्फ ग्रेड करने के लिए लगा रहा होगा। तो हमने कहा कि भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए कि हम को पहले से इसका मतलब ये कि पता हो कि हम क्या सुनने जा रहे हैं, तो ये कैसे पता चले? क्योंकि हम तो ये ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान से आए नहीं थे, कराची से, जबकि हमारा प्रोफेसर बेस्ट प्रोफेसर था, वहाँ रिनाउंड था, इंग्लैंड के अंदर रिनाउंड था, डॉक्टर शरीफ। लेकिन उसने तो हमको कभी ये बात नहीं बताई। तो उसने कहा कि हाँ, तुमको फिजिकली चेक करके जो है ना मालूम कर लेना है कि इसके हार्ट में क्या है। तुम्हारे हाथ में उंगलियों में इतनी खूबी होनी चाहिए कि तुम उसका पल्स यहाँ से और यहाँ से लेकर अपने हाथों में फील करके ये मालूम कर लो कि उसका वेल्व कौन सा खराब है, ठीक। और
उसके और क्या प्रॉब्लम्स हैं आर्टीरियल वॉल थिकनेस के लिहाज से, प्रेशर के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से। और फिर उसने कहा ये तुम्हारी हथेली है ना, इसको तुम छाती पे रखो यहाँ पे और उसको फील करो, तुम्हें कई मालूमात मिल जाएंगी हार्ट की सिर्फ हथेली यूं रखने से और यूं रखने से। ये यकीन कीजिएगा हमें तो तालीम इस तरह से नहीं मिली है। हमें तो वहां जाके पता चला कि द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इज अ डेफ। इज अ डेफ हियर मीन्स that he knows the problem even before he put his stethoscope over the chest. He's just grading it कि इसको मैं 1/5 कहूँ या 5/5 कहूँ इस मरमर को। ये प्री सिस्टोलिक है, मिड सिस्टोलिक है, ये क्या है, पैन सिस्टोलिक है। तो ये जो इंग्लैंड के अंदर जो तालीम का सिलसिला है और अमेरिका में जो तालीम का सिलसिला है, बड़ा फ़र्क है। मैंने देखा इंग्लैंड वाले बड़े क्लासिकल जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुमने अगर सही आर्ट ऑफ मेडिसिन को समझना है तो तुमको बगैर किसी औजार और मशीन के पेशेंट की एंट्री से ही उसको देख लेना शुरू कर देना है कि ये मेरे पास जो आ रहा है किस हाल में आ रहा है, किस तरह चलता आ रहा है, और तुम जो है कैलकुलेट करना शुरू कर दो कि आया इसको क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जो वो बैठे तो तुम अपने सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करो, निगाह का इस्तेमाल करो और उसको प्रॉपर वे के ना चेक करो। हम तो वैसे बिठा के चेक कर लेते हैं यहाँ पर, वहाँ तो हर पेशेंट को जो है कपड़े उतार के उसके प्रॉपर बिस्तर पे लिटा के और मुख्तलिफ पोजीशंस के अंदर जो है वो चेक किया जाता है, जो हम लोग यहाँ नहीं करते हैं। और परकशन पे बहुत जोर होता है, यानी ये कि ये जो है, बहरहाल मैं आपको क्या बताऊं कि ये इल्म कितना ज़बरदस्त इल्म है जिसको हमने मशीनों पे डाल दिया है। ठीक है, मशीनें बहुत आम हैं डॉक्यूमेंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने एक चीज़ को डॉक्यूमेंट भी करना होता है। मशीनें आ गई हैं, उससे ही आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। लेकिन आप ये तमाम आदतें अपनी ख़त्म ना करें डॉक्टर साहिबान, ये अपनी आदतें बरकरार रखें। ये कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा और आप बैठे होंगे और आप एक दूर दराज जगह पे होंगे जहाँ पे ये इक्विपमेंट नहीं होगा और आप डायग्नोज कर जाओगे। तो ये बड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करें, पैल्पेट करें, परकशन करें और मशीन का इस्तेमाल बाद में करें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये ब्लड प्रेशर जो है, मैं उसी तरह दोबारा आता हूँ, हम यहाँ से बहुत कुछ मालूमात ले सकते हैं अपने वेसल्स की थिकनिंग की और तमाम चीज़ों की, और हमें पता चल सकता है क्या है ये कि हमारी आर्टरी का फ्लो क्या है, स्टेटस क्या है। अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन है, पैर ठंडे हैं, पैरों पे हाथ रखने में क्या जाता है, बहुत मालूमात मिल जाती है पैरों को सिर्फ हाथ रखने। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर पेशेंट होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर। कार्डियोजेनिक शॉक है, हाई ब्लड प्रेशर है, पेशेंट आया है आपके पास ईआर के अंदर हाई ब्लड प्रेशर के साथ है और हाई हार्ट रेट के साथ है, वो डॉक्टर एकदम से जाके जो उसको ट्रीट करना शुरू कर देता है, एंटी हाइपरटेंसिव देके वो कोलैप्स होता है, इमीडिएटली डेथ हो जाती है। वो कभी गौर नहीं करता कि इसकी तो ये कोल्ड और क्लैमी स्किन है, मैं ज़रा देख लूँ क्या है ये, इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो इसका हाई हुआ। यानी हार्ट की वजह से नहीं है और वजह से हो रहा है, और वो कार्डियक फेलियर के अंदर है। तो ये कहना कार्डियक फेलियर में ब्लड प्रेशर ड्रॉप ही मिलता है, ऐसा नहीं है। आपको ऐसे केसेस मिलेंगे कार्डियक फेलियर के अंदर जिसके अंदर ब्लड प्रेशर के बड़े होने की समझ में आएगी, अरे ये क्या, इसका तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है।
तो ब्लड प्रेशर को लोग समझे ही नहीं है। और मुझे डॉक्टर साहबान से भी बड़ी शिकायत क्यों नहीं है कि वो पहचान नहीं पाते। बात यह है कि हमारे यहाँ तालीमी मियार ही गिर गया है, इसकी वजह से हमारे यहाँ जो जूनियर डॉक्टर्स हैं ख़ास तौर से, उन्हें पता ही नहीं है, तो वो तो डरा के पेशेंट को बहुत परेशान कर देते हैं। तो ब्लड प्रेशर को ज़रूर एक तवज्जो तलब मैटर है, लेकिन इस तरह से नहीं कि जैसे जिस तरह से हम करना उसको चाहते हैं या उसको ट्रीट करते हैं। कॉज को जानिए, बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद उसको ट्रीट करें। इसके अंदर ये चीज़ें जो है ना बड़ी काउंटेबल है। और कितना ब्लड प्रेशर कम करना है, देखिए किसी की थिकन वेसल्स है, उसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना, तो जाहिर है उसके रगों से खून जो है वो भी, और जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है टू द टिश्यू, टू द वाइटल ऑर्गन्स, वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि प्लायबिलिटी नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है आर्टरीज के अंदर, ठीक है, थिकनेस आ गई है। अच्छा, वहाँ पे अगर आप ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर दें तो वो भी उसके लिए ख़तरनाक है। उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस पे इफेक्ट आ जाएगा। भाई वो तो पहले से थिकन वेसल्स हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, यू कैन नॉट रिवर्स इट। जो वेसल थिक हो चुकी हैं, फाइब्रोसिस हो गई है, उसको आप मुलायम नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि मेरा पेशेंट कहीं ऐसा ना हो कि उसके वाइटल ऑर्गन मज़ीद डैमेज हो जाए, मैं उसको ऐसे प्रेशर पे लेकर आऊँ आइडियल नहीं। यहाँ यही तो मसाइल है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ क्लिनिकल प्रैक्टिस की, कि क्लिनिकली जो है ना किसी चीज़ को किस तरह से लेना है। मैं बात नहीं कर रहा आपसे कि मैं आपको हाय भाई शाय करके जो है वो हार्मोन्स और ये और वो और फलाना और ढमकाना और ये तमाशे और ये खा लो और वो खा लो, नहीं। ये जो मैनेजमेंट है, विजडम है ना, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। इट कम्स विद एक्सपीरियंस, यस, लेकिन इसकी एक आने की वजह सोबत भी है कि आपको किस किस्म के डॉक्टर्स आपकी ज़िंदगी के ना मिले हैं, किस टाइप के टीचर्स आपको मिले, तो आपको फिर जाकर कई चीज़ें ये समझ में आना शुरू होती हैं। और कभी याद रखिएगा कि नेचर से फाइट मत कीजिएगा, नेचर की हेल्प कीजिएगा अपनी मेडिसिन से। जो डॉक्टर्स नेचर से फाइट करने खड़े हो जाते हैं उनमें हमेशा बैकलैश होता है। नेचर की हेल्प करेंगे, मैं नेचर के साथ क्या करूँ कि इसकी सेटिंग हो जाए। प्रेशर, मैंने एक छोटी सी मिसाल दी ना आपको कि कार्डियक फेलियर का पेशेंट है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में आया है, आपको पता नहीं उसकी वेज़ोडायलेटर, आपने लेकर उसको खूब डायरेटिक्स दे दी और आपने उसको बीटा ब्लॉकर दे दिए, कैल्शियम एंटागोनिस्ट दे दिए, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या होगा? उलट हो जाएगा सब कुछ। आप देखें उसके मैं वेजो कंस्ट्रिक्शन को कैसे ख़त्म करूं, और बड़ा सिंपल तरीका है, मुझे समझ नहीं आता, यहाँ पे लोग करते ही नहीं है। डॉक्टर ने सिर्फ उसके पैर और हाथ तो छूने हैं, तो उसको छूना ही पसंद नहीं करता, पैर तो बहुत बड़ी बात है, पता चल जाता है। तो ज़रा से ये तमाम चीज़ें जो है ये अफसोस के साथ नहीं की जाती। अच्छा, अब हमने मसाइल पे उन मसाइल पे बात करनी है जो कि समझ में आने लोगों के ना। मैंने जैसे कहा आपसे कि भाई फिक्स्ड 120 है तो नॉर्मल है, 130 आ गया तो गलत है। भाई साहब, प्रैक्टिस में आओ, सांस लोगे 10 का फर्क आ जाएगा, नहीं तो आके बैठ जाओ मेरे पास, मैं चेक करके बता देता हूँ, दे देता हूँ तुमको। तो इस तरह से बातें नहीं की जाए ना, इससे क्या होता है कि वो पेशेंट जो है वो चार्ट लेके बैठ जाता है कि अभी ये क्या हो गया, अभी चेक किया था मेरा 20 था, अभी 130 हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना, इससे थोड़ा सा हटाएं, लोगों को कहें कि भाई ये एक नेचुरल फिनोमेना है, डेज एंड इवनिंग के भी ब्लड प्रेशर में फ़र्क आते हैं,
काम के दौरान में भी फर्क आते हैं, फ्लक्चुएशन है, इसकी रेंज है, इसे घबराना नहीं चाहिए। तो ये बुनियादी चीज़ है जो दरअसल लोग समझ लें, समझ में नहीं आता ये भी लोग वालों को क्या हो गया। एनीवे, जाहिर सी बात है जब कॉज पता चल जाती है तो आदमी जो होता है उसकी तरफ लग जाता है ना। मतलब अगर वो डायबिटिक है या उसके लाइफ प्रोटीन बढ़े हुए हैं या उसकी डाइट हैबिट बुरी है या वो स्मोकिंग करता है या उसको वो ओवरवेट है, सेडेंटरी लाइफ है, तो वो उसी तरह से फिर सारी चीज़ें डील की जाएंगी। उसमें जाके जो है मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें करूँगा आपसे। अब आइए, ब्लड प्रेशर कौन सा वाला, एक है सिस्टोलिक, एक है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में आपको इस तरह समझा देता हूँ कि जब हार्ट पंप करता है ना तो धारे की वेव जाती है अंदर नलकियों में, ठीक है। नलकियाँ जो होती हैं वो थोड़ा सा फैलती भी हैं उस वेव को एकोमोडेट करने के लिए, ठीक। उस वेव को जो के पंप होके गई है उसका जो प्रेशर है वो है सिस्टोलिक। डायस्टोलिक क्या है? आसान अल्फाजों में, जब हार्ट पंप नहीं कर रहा तो भी तो एक प्रेशर होगा ना वेसल्स के अंदर, सही, क्योंकि वहां खून मौजूद है, ठीक। वो प्रेशर जो कि जब बगैर पंप के आप नोट कर रहे हैं तो वो डायस्टोलिक है। हर बार सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ये आ गया प्रेशर, डायस्टोलिक जब उसने छोड़ा, वो हम इस तरह से अपने मर्क्यूरियल या इलेक्ट्रॉनिक या जो भी है उस पर रख के हम अपना प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक डायस्टोलिक। लेकिन ये हमको दोनों क्यों चाहिए, जरूरी है बात समझना, है दोनों ही खतरनाक। ये कहना कि सिस्टोलिक खतरनाक है डायस्टोलिक नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ रिसर्च हुई है, मुख्तलिफ स्टडीज हुई हैं। देखिए डायस्टोलिक यूँ खतरनाक है, पहले तो मैं डायस्टोलिक की तरफ आ जाऊँ कि वो प्रेशर है जो हर वक्त मौजूद है। अब जाहिर है वो बढ़ गया तो इसका मतलब कि वो तो हर वक्त ही मौजूद है, वो तो और ख़राबी करेगा वेसल्स के अंदर, उसको और थिक करेगा, वहाँ पे और मसाइल करेगा, वहाँ और ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ठीक है। तो उसको नीचे लाना यूँ ज़रूरी हो गया। सिस्टोलिक यूँ खतरनाक हो जाएगा अगर वो बढ़ेगा कि वो आपकी रग फाड़ सकता है। 160, 170, 180, 200, 220, 250 हर किस्म के केसेस देखें। वो अभी कोई भी बारीक सी रग को फाड़ सकता है, दिमाग में, आँख में, पेट में, कहीं पर भी, नाक में। तो आमतौर से जो बर्स्ट होती है ना आर्टरी, वो होती है सिस्टोलिक की वजह से, लेकिन आर्टरी जो खुद खराब होती है वो खुद डायस्टोलिक की वजह से हो रही होती है, क्योंकि वो थिक होने, क्योंकि एक कंटिन्यूअस प्रेशर है जो कि ऑलरेडी मौजूद है ना, चाहे वो पंप कर रहा हो हार्ट या ना कर रहा। हर पंप में सिस्टोलिक तो आ रहा है, डायस्टोलिक तो स्टे किया हुआ है। तो लिहाजा एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेशर जो आर्टरी में हर वक्त मौजूद है उसको भी तो ड्रॉप करना ही है ना। और देखने में यही आया है कि ये उससे भी ज़्यादा लॉन्ग इफेक्ट्स में उससे भी ज़्यादा खतरनाक है सिस्टोलिक से। सिस्टोलिक तो शॉर्ट इफेक्ट में खतरनाक है ना, कि एक चीज़ बड़ी उसने बर्स्ट करी बस, ठीक है। लेकिन डायस्टोलिक जो है वो एक लॉन्ग रेंज में जो प्लानिंग आप कर रहे हो उसमें बहुत खतरनाक है। और जो स्टडीज बताती हैं कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है ना उनकी लाइफ भी बड़ी प्रोलॉन्ग होती है। दोनों अगर लो हैं तो, अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं है तो वो बहुत ही कुछ नसीब लोग हैं। मालूम है 100/70 पे जिंदगी आमतौर से हमारी ख़वातीन बच्चियाँ से
ये इनके आपको ब्लड प्रेशर ऐसे ही मिलेंगे। वही ये कि उनमें से कुछ शिकायतें करती होती हैं, मुझे चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी महसूस होती है, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि आप मशरूबात ले लें सही, और वो बेहतर हो जाएगा। फ्लूइड की कमी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, मशरूबात की कमी बहुत है। तो मैं सिर्फ सीधा बातें लेके बैठूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा बात इसके ऊपर, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें जो है ना वो इसके ऊपर कर ली हुई हैं। कॉज का बता दिए, कॉज बहुत सारे हैं, कॉज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये मामला जो है बड़ी हद तक कंट्रोल में आ जाए। कुछ रिवर्सिबल कॉज है, कुछ इरिवर्सिबल है, आप कुछ भी कर लें वो चीज़ नहीं लेगी। तो ये एक चीज़ हो गई। अब आ जाए ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट बहुत से कहते हैं क्यों जी ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है, एक ब्लड प्रेशर है उसको आप सही तो सारी ज़िंदगी का ट्रीटमेंट हो गया। हाँ जी हो गया, हाँ जी ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है कि आपको उन हादसा से बचाना है कि जो आइंदा आपके ऊपर हो सकते हैं। हेमरेज है, कार्डियक फेलियर है, रीनल फेलियर है। जितने उस ब्लड प्रेशर आप रहेगा, जितने टाइम तक रहेगा, आपकी आर्टरीज हार्ड होती चली जाएंगी, ब्रेन सिकुड़ने लग जाएगा, लिम्स यानी लोअर लिम्स खासतौर से उनकी सप्लाई में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, सेक्सुअल मसाइल हो जाएंगे मर्दों में। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको कंट्रोल रखें, लेकिन किस तनासुब में रह के कंट्रोल करें ये हर फिजिशियन की जिम्मेदारी है कि वो अपने पेशेंट को समझाए और उसको पूरा जायज़ा लेकर कि मैंने इसको इस प्रेशर में रखना है। उसको बताना भी है कि आप इस प्रेशर में रहो, ये मत देखो क्या है किताबों में क्या लिखा हुआ है या लोग क्या आपको बता रहे हैं, आपका ये प्रेशर भी नॉर्मल है। वो इतनी समझ होती है फिजिशियंस के अंदर, वो बता सकते हैं, तो उसमें बड़े फ़ायदे हो जाएंगे। अब एक चीज़ रहती है मेडिसिन कौन सी लें, इसलिए कि मेडिसिन तो बहुत सारी है ना इसके अंदर, डायलिटर्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम एंटागोनिस्ट हैं। तो मुख्तसर सी बात करूँगा। एक तो आपने हार्ट रेट को अपनी जगह पे जमाना होता है। अगर आप देख रहे हो कि उसको ब्लड प्रेशर भी है और हार्ट रेट भी उसका फास्ट है, तो आप ज़रूर इसके अंदर बीटा ब्लॉकर डालें या कैल्शियम एंटागोनिस्ट डालें, ताकि ये कि वो एक इफ़ेक्ट हो कि उसका हार्ट रेट भी एक हद से ऊपर ना जाए। ठीक, बिल्कुल बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ आपने महसूस किया कि नहीं इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग भी है, अक्सर स्वेलिंग नहीं होती है, वॉल्यूम का पता चल जाता है। तो डायरेटिक बहुत अच्छी चीज़ है और उससे ये होगा कि जो उसका फ्लूइड कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर भी कम होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। इसी तरह से वेज़ोडायलेटर मैंने जैसे बताया बहुत सारी पैनिक सिचुएशन के अंदर जो है वो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, सही है। और बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, उसकी वजह से वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। वेसल्स की अपनी ख़राबी की वजह से वेज़ो कंस्ट्रिक्शन रहता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है। तो स्पैज़म होते हैं मुख्तलिफ किस्म के उसके ना वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाना। तो उसके लिए वेज़ो डायलेटर्स वगैरह जो हैं वो देने लगती है। आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि अपने पेशेंट को आइडेंटिफाई करे कि उसको किस किस्म की दवा में रखा जाए कि जो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ये जो फार्मेसी के एजेंट्स आते हैं वो डॉक्टरों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ये वाली दवा है, ये ले लो, ये इसके अंदर ये फ़ायदे हैं, इसका ये इफ़ेक्ट है, ये वो है। ये डॉक्टरों को खुद मालूमात होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा बेहतर दवा डॉक्टर ही जानता है और वो अपने पेशेंट को देख के बता सकता है कि मुझको ये दवा जो है इसके लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, ये लेके लेनी चाहिए। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी इज़ अ वेरी गुड आइडिया
क्योंकि हमारी जितनी भी दवाएं हैं ना वो साइड इफ़ेक्ट से भरी हुई हैं। हम अक्सर औक़ात सिर्फ कंबाइंड, ख़ास तौर से हाइपरटेंशन के हवाले से कह रहा हूँ कि उसके अंदर हम कंबाइन यूँ करते हैं कि एक तो इसके साइड इफ़ेक्ट को हम डील कर रहे होते हैं, दूसरा ये कि हम एक वक्त में एड्रेस कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि हार्ट रेट भी ना दौड़े, फ्लूइड भी कम रहे, या वेसल्स का जो सुराख है उसको भी बड़ा कर सकते हैं वेजल डायलेशन देकर। तो कॉम्बिनेशन में साइड इफ़ेक्ट से भी बचत हो जाती है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं आ पाते। एक ही दवा को रखेंगे आप तो क्या होगा कि वो ज़ाहिर है ज़्यादा डोज में लेनी पड़ेगी, ज़्यादा डोज में लेनी पड़ेगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। हमारी दवाओं के अंदर इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी इज़ अ वेरी गुड आइडिया इन प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन फॉर हाई ब्लड प्रेशर। और अगर कोई चीज़ रहती है किसी के जहन के अंदर कि जो उसके लिए पेचीदा हो रही है तो मुझे कमेंट कर सकता है, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स दूंगा। मैं आपको डॉक्टरी नहीं सिखाने के लिए बैठा यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपको प्योरली आपके अपने मसाइल को लेकर बैठा हूँ कि उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कंट्रोल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।